हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है सास का चमत्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ को अपने कमरे में सोते देख विकास का खून खोल उठा और चिल्लाते हुए बोला, माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि बच्चों के कमरों में मत सोया करो, पर तुम्हें तो समझ में नहीं आता। पूरे दिन खांसती रहती हो, जब भी तुम कमरे में सोती हो एक अजीब सी बदबू आती है। हर दिन कमरे में सैनिटाइज करना पड़ता है, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह है, वहां कोने में क्यों नहीं जाकर सोती हो? पूरे घर में डेरा डालने की क्या जरूरत है? यह तुम्हारा गांव नहीं है। और ये क्या तुमने अपना गंदा चादर मेरे बेटे पर उड़ा रखा है? अगर बीमार हो जाएगा तो दवाई तुम नहीं दिलवाओगी। अरे, हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे ज्यादा अच्छे से रहती है। बेटे की कड़वे बातें सुनकर सुधा जी की आंखों में आंसू बह निकले। अब घर घूर घूर कर क्या देख रही हो? जाइए यहाँ से। तभी बाहर से उनकी बहू पूनम की आवाज आई। सुनिए जी, मैं रात को पार्टी में थक गई थी, मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। बुढ़िया से बोल देना घर का सारा काम संभाल लेगी। पत्नी की बात सुनकर विकास अपनी माँ से बोला, माँ, आपको सुनाई नहीं दिया? आपकी बहू पार्टी से कितनी थक के आई हुई है, जाकर इसके लिए गरम तेल लेकर आइए और पूनम के पैरों में तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। बेटा, यह बात तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी माँ के दर्द की रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। और क्या कहा तुमने? आज माँ की चादर ओढ़ने से तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में तुम्हें खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन खांसी, जुकाम, मलेरिया और न जाने क्या क्या बीमारियां लगी रहती थी। मैंने तो कभी तुझको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। और फिर तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो अनपढ़ रह जाए, वही अच्छा है। कम से कम वो अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलते। और क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्म सम्मान को तार तार कर दोगे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ सम्मान क्यों मिट्टी में मिला दिया? इतना कहकर सुधा जी अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारी हदें पार कर दी। सुधा जी ने कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था, यह उसका दिल ही जानता था। सौभाग्यवश पति की मृत्यु के बाद किसी स्कूल में सुधा जी को आया की नौकरी मिल गई तो उनके बेटे विकास को भी स्कूल वालों ने फीस माफ कर दी थी और स्कूल में ही एक कमरा मिल गया था। ऐसे भी धीरे धीरे समय बीतने लगा। स्कूल में साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद पूनम से उसकी शादी कर दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों में जो उनके अकेलेपन का दर्द वो सहती आ रही थी वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी चाह ले, मिलने उतना ही है जितना नसीब में होता है। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी थी। आज बहू बेटे की शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। सुधा जी अपनी खटिया पर लेटी थी, तभी दरवाजे पर एक जोर से झटका लगा और दरवाजा खुल गया। दो आदमी सुधा जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे कर दिया। सुधा जी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उनसे पूछने लगी, यह सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया है। अम्मा, एक आदमी ने कहा, पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, पर किसने भेजा है? बहू ने सुधा जी से कहा, जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना भी है। थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगेंगे। बहू, ये पंखा खुलवाकर कहाँ ले जा रही हो?
और फिर मैं यहाँ बिना पंखे के कैसे रहूँगी, कितनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीन कर यह खटिया लगवा दी, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से अब यह पंखा भी ना रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊँगी। सुधा जी ने कहा तो उनकी पूनम बहू चिल्लाकर बोली, हे बुढ़िया, तुझे जो ये छत और 3 पहर का खाना मिलता है ना, उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए। महारानी को पता भी है कि कितनी बिजली का बिल आता है, पर तुम्हें क्या पता होगा। दिन भर पड़े रहना है और चरना है, इसके अलावा और काम भी क्या है तेरे पास। सुधा जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और वापस जाकर अपनी खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगी। आज घर में पार्टी थी। सुधा जी के बेटे बहू की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहां घर के कोने कोने को रोशनी और पंखे से सजाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सुधा जी के कमरे से पंखा भी हटा दिया था। पूनम और विकास भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे कि तभी हलवाई आकर पूनम से बोला, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया है, तो मैंने किसी और से बात की है। वह अभी आता ही होगा, पर वो बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ। पर मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? पूनम ने पूछा। तो हलवाई बोला, सब्जियां काटने, जूठे बर्तन धोने और झूठी टेबल पोंछने के साथ साथ पूरियां बेलने के लिए भी मुझे एक सहायक की जरूरत पड़ेगी। हलवाई ने कहा। तो पूनम बोली, चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक सहायक है जो यह सारे काम अकेले ही कर देगी। कहकर पूनम थोड़ी ही देर में सुधा जी को ले आई और बोली, ये लो, लाई हूँ तुम्हारी सहायक को। अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इस बेचारी को? यह इतना काम कैसे काफ़ी करेगी? काफ़ी बुजुर्ग है, इतने बड़े बड़े पतीले हैं, क्या ये धो पाएगी? तुम्हें सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम करने दो। यह कहकर पूनम वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने सुधा जी से कहा, अम्मा जी, तुम यहाँ बैठकर यह सारी सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे देखकर सुधा जी इधर उधर देखने लगी। तभी हलवाई सुधा जी से बोला, माँ जी, इतनी सब्जियाँ काट तो लोगे ना? अच्छा ये बताओ, घर में कोई और नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर तुम अपनी उम्र तो देखो, हलवाई ने कहा। तो सुधा जी बोली, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो इस उम्र में हार माननी ही पड़ती है। मुझे जो अभी यहाँ छोड़कर गई है ना, वह मेरी अपनी बहू है। क्या वह तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों माँ जी? इस उस हलवाई ने कहा। तो सुधा जी मायूस होकर बोली, मालकिन, मैं एक बुढ़िया हूँ बेटा। जिस घर पर मेरे बेटे बहू मुझ पर एहसान कर रहे हो, 2 वक्त की रोटी देते हो, तो क्या हुआ फिर? अगर वो चाहे बासी ही क्यों ना हो, पहनने को कपड़ा देते हैं तो क्या हुआ? वो अगर फटे पुराने ही हो, रहने को घर दिया तो क्या हुआ? फिर चाहे घर के सारे काम मुझे ही क्यों ना करने पड़ते हो। इस उम्र में बच्चों से इतना एहसान मिल रहा है तो क्या यह कम है? आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चे को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं। पर यह कोई नहीं कह सकता कि वो लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर ही पड़ेगी। हलवाई सुधा जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी सुधा जी बोली, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है यह बता दो। भाई, बूढ़ी हड्डियां हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम करेगी। उस पर भी अगर हम बात करने लगेंगे तो काम में और भी देरी हो जाएगी, जिस पर तुम्हें तो थोड़ी फटकार ही पड़ेगी। मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया तो तभी पूनम रसोई में आकर बोली, सुन बुढ़िया, तुम्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं आना है। मेरे सारे मेहमानों को तुम्हारी तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। कहकर पूनम बाहर चली गई। उसके बाद पार्टी शुरू हो गई। पूरे दिन रसोई में बैठ बैठ कर
सुधा जी की हालत ख़राब हो रही थी, ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बीच बीच में बाहर जाकर पंखे के नीचे बैठ जाता था, पर सुधा जी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर सुधा जी से बोला, अम्मा बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम भी खाना खा लो, फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो सुधा जी को काफ़ी लगी थी। अब सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी नहीं, एक निवाला भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि पूनम की पूरी नज़र सुधा जी पर जो थी। जब सारे मेहमान चले गए, पूनम रसोई घर से आई। उसने हलवाई को पैसे दिए तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने श्याम को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वो सारे बर्तन धो देगा। हलवाई की बात सुनते ही पूनम भड़क गई। किसी को कुछ नहीं देगी जब बर्तन धोने वाली है मेरे पास, तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्या दूँ। और अपने शामू से कह देना कि जो खाना बचा है वो ले जाए, तुम भी ले जाना बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं दे सकती। पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन ये बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए हैं वहाँ थोड़े से पैसे और खर्च हो जाएंगे तो क्या हुआ, बेचारे उस गरीब का भी भला हो जाएगा, हलवाई ने कहा। तो पूनम बोली, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल गए ना, तो तुम अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ, और इतना खाना दे रही हूँ, क्या उसका कोई मोल नहीं है? आटे दाल का भाव पता है? अरे इसकी पूरी साल की कमाई से भी यह ऐसा खाना नहीं खा पाएगा, मैं इसे यूं ही दे रही हूँ। पूनम ने कहा। तो हलवाई बोला, पर मैडम अम्मा ने कुछ नहीं खाया, कब से काम में लगी हुई है, और जब इतना खाना बचा ही गया है तो उनके लिए भी कुछ रख लीजिए, हलवाई ने बोला। पूनम जोर से बोली कि तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, या फिर तुम लोगों से भी यह खाना ले लूँ। वैसे भी ये ऐसा खाना बुढ़िया को पचता नहीं है। तो हलवाई बेचारा और क्या बोलता, उसने सुधा जी की एक दया दृष्टि को देखा, वो चला गया। उसके जाते ही पूनम जी बुढ़िया से बोली, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, सारे बर्तन धोने हैं, उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू की बात सुनकर सुधा जी बोली, बहू तुमने सारा खाना उन्हें ही दे दिया, मैं क्या खाऊंगी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। बुढ़िया पहले यह सारा काम ख़त्म कर लो, फिर तुम्हें भी खाना दे दूँगी। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम ख़त्म करो, फिर खाना मिलेगा। खाना तो तुमने सब दे दिया, सुधा जी ने कहा। तो ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगा आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी? तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल के बासी दाल चावल बड़ी आई, हलवा पूरी खाने वाली। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सुधा जी अपने आंसू रोक न पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, लेकिन फिर भी उसे मिला क्या, वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने, ये जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? सोचते हुए कुछ सुधा जी वहाँ से खड़ी हो गई कि चलो, भूख तो ज़ोरों से लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा, कि चाहे चावल दाल बासी ही क्यों ना हो। मन में बड़बड़ाते हुए सुधा जी झूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब वो एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाने लगी तो हैरान हो गई, क्योंकि उसमें थोड़ा खाना बचा था। वो समझ गई कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए सारे पतीलों में थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ दिया। सुधा जी हलवाई को दुआ कर देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाकर सुधा जी बड़े बड़े पतीलों को बड़ी ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा विकास वहाँ आकर बोला, ये धीरे धीरे क्या कर रही हो माँ, जरा जल्दी हाथ बढ़ाओ, खाती तो इतना हो, वह सब कहाँ चला जाता है? यह सुनकर सुधा जी बोली, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत अपना मान, पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतनी मिन्नतें क्यों मांगते हैं। जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसे बच्चों से तो बेलाद होना ही अच्छा है। सुधा जी की बात सुनकर विकास बोला, कहे तो ऐसे रही है बुढ़िया जैसे मुझे पैदा कर मुझ पर ही बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे अच्छा होता तो तुम मुझे पैदा ही ना करती, तो शायद
मैं किसी रईस के घर में जन्म लेता। दिया ही क्या है, आज तक तुमने मुझे। खुद कंगाल हो, मुझे क्या दोगी? ऊपर से इतने सालों से मेरे सिर पर ही बोझ बनी बैठी हो। तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊंगा, विकास ने कहा। तो सुधा जी बोली, बेटा, हमेशा से यह सुनती आई हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना कि बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। हाँ, तो पाल ही रहा हूँ। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। तुम लोग ही हो, और तुम लोग को एक टूटा फूटा घर दिया है मुझे, जिसको बनाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पीना, दवाइयाँ, कपड़ों के खर्चे क्या कम है जो इतना बोल रही हो? कहकर विकास वहाँ से चला गया। और बेटे की बात सुनकर सुधा जी की आंखें भर आई और सोचने लगी कि बच्चे ये कैसे भूल जाते हैं कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है, जो वो अपनी पूरी जिंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। खैर, सुधा जी को अब इन बातों की आदत हो गई थी। एक दिन सुधा जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहीं हलवाई आया। उसे देखकर पूनम जी वहीं आंगन में बैठे बैठे फ़ोन पर बातें कर रही थी। कहने लगी, क्या हुआ, क्या चाहिए? तो हलवाई बोला, वो उस दिन मेरी एक बड़ी कड़छी शायद यहीं छूट गई थी, तो वही लेने आया हूँ। पूनम बोली कि जाकर रसोई में देख लो, और ए बुढ़िया, तुम भी जाओ उसके साथ अंदर, देखना कहीं हमारा सामान चुरा कर न ले जाए। भरोसा नहीं है इन लोगों पर, पूनम ने कहा। तो सुधा जी हलवाई के साथ पीछे पीछे रसोई में चली गई। रसोई में जाते ही हलवाई बोला, अम्मा सुनो, मैं यहाँ तो बस कड़छी के बहाने आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम बता रही थी ना कि तुम्हें हलवा खीर बहुत अच्छा बनाना आता है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। नवरात्र चल रहा है तो एक सेठ भंडारा कर रहा है। अगर भंडारा में तुमने हलवा और पूरी बना दी तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। पर यहाँ से कहीं तुम निकल नहीं सकती, तो वहाँ कैसे जाऊँगी? और बेटे बहू का गुलामी की ज़िंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो मुझे घर और बाहर दोनों जगह से निकाल देंगे। ना बाबा, ना तुम, तो रहने ही दो मेरे लिए। इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। सुधा जी ने हलवाई को बोला, अम्मा, तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलो। तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? जब तुम्हारे पास कमाई होगी फिर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ज़रा सोचो इस बारे में। हाँ, यह लो मेरा नंबर, अगर करने का मन हो तो बस इस नंबर पर कॉल कर देना। एक बात याद रखना, यह कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। हलवाई ये कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन पूनम सुधा जी से बोली, सुन बुढ़िया, आज बस मेरे लिए ही खाना बनाना, ये आज बाहर ही खाएंगे, और तेरा तो कल का बचा खाना फ्रिज में रखा है। तो सुधा जी को तो हर रोज़ बासी खाना ही मिलता था। पूनम के ऐसा कहने पर सुधा जी को बहुत गुस्सा आया और वो खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को फ़ोन करके उसके काम के लिए हाँ बोल दिया। और अब जब भी हलवाई कहता तो सुधा जी वहाँ चली जाती। उस सेठ के घर खीर बनाने के बाद वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि कई लोगों ने उन्हें अपने यहाँ पूजा में भंडारा बनाने का ऑर्डर दे दिया। अब मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर पूनम को शक हुआ, तो उसने सोचा कि चलो घर के काम करके ही तो जाती है, चाहे जहाँ जाना हो। उसने तो कहीं ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बुढ़िया को वो कंगाल अपशगुनी महसूस कहती थी, वह इतना कुछ कर सकती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाने पर सुधा जी प्रसिद्ध होती चली गई। एक दिन विकास घर आकर पूनम से बोला, सुनो, बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसे ही चलता रहो तो मुझे डर लग रहा है कि जल्द ये घर बेचना पड़ेगा। पूनम ने कहा, हम यह घर बेचकर जाएंगे कहाँ? विकास बोला, मैंने किराए का मकान देख रखा है, हम उसमें चलेंगे और बुढ़िया को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। अगले दिन विकास ने सुधा जी से बोला, चलो माँ, वृद्धाश्रम छोड़ना है, अभी ये घर किसी और को बेच रहा हूँ, तो किराए के घर में
मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। कंगाल हो ही गया हूँ मैं। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं ठीक हो पाई। बेटा तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ, सुधा जी हाथ जोड़कर बोली। पर बेटा बस 20 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें अपने रहने का इंतज़ार कर लूँगी, फिर मैं खुद ही चली जाऊँगी। बेटा ने सोचा चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर ही उंगली नहीं उठाएगा। अब सुधा जी चोरी चुपके लोगों के घरों में खाना बनाने जाती। उस बेचारे हलवाई ने सुधा जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। एक दिन उस हलवाई ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 5 लाख रुपए देने का इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सुधा जी की आंखों में तो एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर वहां जाने के लिए हाँ बोल दिया। जाने की तारीख आई तो सुधा जी हर रोज की तरह चुपके से मंदिर का बहाना लेकर अपने साथ कुछ कपड़े लेकर वहां से निकल गई और उस हलवाई के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। सुधा जी ने वही 4 ईंटों का एक चूल्हा जगाया, उसमें कोयला जलाया और दाल बाटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, खीर, पूरी सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट शुरू किया तो सारी भीड़ सुधा जी के खाने पर टूट पड़ी। लोगों को उनका सरसों का साग बहुत पसंद आया था। खीर पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर सुधा जी की आंखें भर गई। सुधा जी को स्टेज पर बुलाकर 5 लाख रुपए की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज सुधा जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 5 लाख के साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। अब सुधा जी ने ठान लिया था कि अब वो यहीं रहकर अपना गुजारा करेगी, क्योंकि घर वापस गई तो बेटे बहू उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। महीने बीते, फिर साल बीते। ऐसे ही दिनों दिन सुधा जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा। उनका देसी खाना मशहूर होने पर टीवी पर और मोबाइल पर सब पर आने लगा। एक दिन सुधा जी के बेटे बहू घर पर थे और उनका 10 साल का पोता मोबाइल पर शॉर्ट्स देख रहा था। उसी समय सुधा जी का इंटरव्यू का शॉर्ट वीडियो सामने आया। तभी बंटी जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा देखो, दादी माँ मोबाइल पर आ रही है। दोनों ने सोचा कि बेटा हंसी कर रहा होगा, लेकिन जब बंटी चिल्लाया तो दोनों उठकर बंटी के पास आए। तो जैसे ही वो दोनों ने मोबाइल देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ इतना बड़ा नाम कमाएगी। उन्हें तो लगा रहा था कि माँ इतने सालों से कहीं मर गई होगी। उन दोनों के मन में लालसा जागी, क्योंकि वे लोग तो किराए के मकान में ही रहते थे। कुछ दिन बाद माँ का पता करके माँ के पास पहुँचे। वही कंगाल माँ के ठाठ बाट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और जो साड़ी पहने और हाथों में आईफोन और घड़ी पहने हुए बहुत सुंदर दिख रही थी, जिन्हें पहले बेटे बहू ने उन्हें भिखारी की तरह रखा हुआ था। दोनों माँ को देखकर उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपको यूं ही गंवार जाहिल कंगाल समझ लिया था, लेकिन आप तो कोहिनूर हीरा निकली। तो सुधा जी ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, तुम हमारे मेहमान हो। हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मेहमान भगवान के समान होते हैं, इसलिए खाना खाकर जाना। तुम्हारी तरह भूखा नहीं मार रही हूँ। और हाँ, आज तुम्हारी कंगाल माँ तुम्हें कुछ पैसे दे रही है जो मेरे पोते की पढ़ाई के लिए है। एक नेक इंसान बनाना, उसे अपनी तरह मत बनाना। आखिरकार दोनों बेटे बहू अपना समूह लेकर वहाँ से चले गए और सुधा जी वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी
प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।